वेलकम बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। बंगाल बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम हुआ चैप्टर नंबर 2 बल एवं गति। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, एकदम ध्यान से देखना, कुछ भी मिस मत करना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि जैसे कि आपको पहले से कुछ भी नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें को क्लियर कर दूंगा। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, लगेगा कि सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में भी इस चैप्टर से सवाल आते हैं, तो उनको भी मैं साथ में साथ लेके चलता रहूँगा कि क्या सवाल इससे आ सकता है। बल एवं गति। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग गति को समझते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी का, दुनिया में कोई भी अगर बॉडी है, उसकी दो अवस्था होती है। ठीक है, समय के आधार पर अगर देखेंगे, ठीक है, समय का पहिया कभी भी नहीं रुकता है। समय का पहिया जो है वो हमेशा चलता रहता है, टिक 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 टिक। ठीक है, समय का पहिया कभी भी नहीं रुकता है, समय का पहिया हमेशा चलता रहता है। तो उसी समय के आधार पर बॉडी का जो कंडीशन होता है उसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक अवस्था को हम लोग नाम देते हैं विरामावस्था। क्या नाम देते हैं? विरामावस्था। और जो दूसरा अवस्था है उसको नाम हम लोग देते हैं गति अवस्था। ठीक है, एक विराम अवस्था, दूसरा गति अवस्था। विराम मतलब होता है स्थिर। विराम का मतलब क्या होता है? स्थिर। परिभाषा कैसे देंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है, तब उस वस्तु को हम विराम अवस्था में कहते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, और इधर घड़ी चल रहा है, स्टॉप वॉच चल रहा है, या कोई भी सिंपल घड़ी चल रहा है, तो घड़ी का पहिया जो है वो पार हो रहा है, लेकिन वस्तु वहीं के वहीं है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? वस्तु स्थिर है, तो विराम अवस्था हो गया। अभी इसकी किसी का उल्टा अगर गति अवस्था की बात करें, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान चेंज करता है, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है, तो उसे उस वस्तु को गति अवस्था में कहते हैं। ठीक है, अभी देखो, विराम अवस्था में भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है परम विराम और दूसरा होता है सापेक्ष विराम। और गति अवस्था भी दो प्रकार की होती है। एक नंबर को बोलते हैं हम लोग परम गति, दूसरे नंबर को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष गति। ठीक है, अभी ये समझते हैं विराम अवस्था, गति अवस्था समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अभी परम विराम, सापेक्ष विराम, परम गति, सापेक्ष गति समझते हैं। परम विराम क्या है? परम विराम विराम की वह अवस्था है जिसमें वस्तु परम रूप से विराम में है। परम मतलब एकदम रियली स्टॉप में है। ठीक है, सापेक्ष शब्द का मतलब पहले समझिए। सापेक्ष का मतलब होता है किसी के हिसाब से। क्या होगा? किसी अन्य वस्तु के हिसाब से, किसी अन्य वस्तु के हिसाब से या फिर नजरिए से। ठीक है, इसको एक उदाहरण देके समझाते हैं। मान लो एक ट्रेन है और उस ट्रेन में आप सफर कर रहे हो। ठीक है, ट्रेन अगर चल रहा है तो देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, सभी पीछे की ओर जा रही है, और अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम स्थिर अवस्था में मेंटेन्ड है। इससे पता ये चलता है कि अगर हम ट्रेन के अंदर में हैं और हम अपने नज़रिए से देखते हैं किसी भी चीज़ को, तो बाहर की वस्तुएं गति अवस्था में है और अंदर की वस्तुएं स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में। लेकिन ट्रेन के बाहर में अगर कोई लड़का खड़ा हुआ है, वो देखेगा पेड़ को तो लगेगा पेड़ तो वहीं पे खड़ा हुआ है, और ट्रेन को देखेगा तो लगेगा ट्रेन चल रहा है। तो यहाँ पे दो जन के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा, एक हम ट्रेन के अंदर वाले आदमी के हिसाब से, और दूसरा वो जो बाहर बच्चा खड़ा है उसके हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से ट्रेन स्थिर अवस्था में है, क्योंकि मैं ट्रेन के अंदर हूँ, और बाहर में जो पेड़ है वो गति अवस्था में है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है कि पीछे जा रहा है। और बाहर का बच्चे के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो जो पेड़ है वो स्थिर अवस्था में है, और मेरा जो ट्रेन है वो गतिशील अवस्था में है। तो सापेक्ष विराम का मतलब होता है यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष में गतिशील है, उसे
सापेक्ष में स्थिर है उसे उसे सापेक्ष विराम कहते हैं। जैसे कि एक चलती हुई ट्रेन में, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एक चलती हुई ट्रेन में दूसरा यात्री किसी अन्य यात्री के सापेक्ष में विराम में है। ऐसे अगर बाहर से देखेंगे तो पूरा ट्रेन मूव कर रहा है, पूरा ट्रेन चल रहा है, पूरा ट्रेन गति में है, अंदर के पैसेंजर भी गति में है, लेकिन अगर एक पैसेंजर को दूसरे के नज़रिए से देखेंगे तो लगेगा कि वो तो स्थिर ही है, उसके अनुसार वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। परम विराम का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें वस्तु जो है परम रूप से विराम में है। जैसे बोलते हैं ना, परम पूज्य महादेव शिव, मतलब वो देवों के देव महादेव है, उससे ऊपर कोई नहीं, उसके पहले भी कोई नहीं, उसी से आदि होता है, उसी से अंत होता है। इसीलिए परम विराम का मतलब होता है एकदम स्थिर, किसी के हिसाब से, किसी के बिना हिसाब से मतलब नहीं है, वो एकदम स्थिर है, ठीक है। और सापेक्ष विराम का मतलब होता है किसी अन्य वस्तु के नजरिए से अगर कोई वस्तु स्थिर में है तो उसे सापेक्ष विराम कहते हैं। अभी देखो गति अवस्था क्या होता है? अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रही है तो उसे गति अवस्था कहते हैं। अभी यहाँ पे दो गति है, परम गति और सापेक्ष गति। तो सापेक्ष गति का वही घिसा पीटा परिभाषा है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है किसी अन्य वस्तु के नजरिए से तो उसे सापेक्ष गति कहते हैं। परम गति का मतलब होता है अगर कोई वस्तु परम रूप से गतिशील है उसे परम गति में कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे देखिए गति अवस्था। देखिए एक और बात, परम विराम नॉट पॉसिबल, परम विराम कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, ठीक है, जैसे कि अभी अगर हम बोलेंगे मैं स्थिर हूँ, मैं एकदम बैठा हुआ हूँ, हिल भी नहीं रहा हूँ, तो बोलेगा कि समय के साथ मेरा स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, मैं परम विराम में हूँ। लेकिन मैं जिस पृथ्वी के ऊपर बैठा हुआ वो पृथ्वी भी तो घूम रही है ना, इसीलिए इस ब्रह्मांड में परम विराम संभव नहीं है। अभी आप बोलिएगा कि सूर्य स्थिर है, सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह है वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूर्य को हम लोग परम विराम में बोल सकते हैं। लेकिन आगे क्लास में जब आप लोग जाइएगा तो पढ़ाई करिएगा कि सूर्य भी परम रूप से स्थिर नहीं है, सूर्य भी एक इलिप्स का 2 फोकस के बीच में मूव करता रहता है, सूर्य भी अपना पोजीशन चेंज करता है। इसीलिए इस दुनिया में कोई भी वस्तु परम रूप से विराम में नहीं है, परम रूप से स्थिर में नहीं है। सभी का जो गति है वो किसी न किसी के हिसाब से है, सभी का जो विराम अवस्था है वो किसी न किसी के हिसाब से है। ये पृथ्वी हमारे हिसाब से स्थिर है, क्योंकि हम लोग को महसूस हो रहा है कि ये पृथ्वी स्थिर अवस्था में है, तो इसीलिए पृथ्वी की जो अवस्था है उसको हम लोग सापेक्ष विराम कहेंगे, ठीक है। सूर्य जो है हमारे हिसाब से पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, तो सूर्य हमारे हिसाब से गतिशील अवस्था में, इसको सापेक्ष गति बोलेंगे। समझ में आया मेरे दोस्तों? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। गति अवस्था के प्रकार। गति अवस्था के प्रकार। गति अवस्था बहुत प्रकार का होता है। पहला नंबर जो प्रकार होता है उसे को बोलते हैं हम लोग रैखिक गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गमन करती है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में मूव करती है, सरल रेखा में चलती है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इसमें मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया और वस्तु जो है इसी में मूव कर रही है, यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई इंसान है, वो ऐसे मूव कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक गति, ठीक है। कार का चलना, ट्रेन का चलना, जब वो सीधी रेखा में चल रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक गति। रैखिक गति का मतलब वह गति जिसमें वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है, उसे रैखिक गति कहते हैं। नंबर 2 आएगा वृत्तीय गति। अभी देखो वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त का मतलब ये होता है, ये वृत्त हुआ, ठीक है, अच्छा गोल बन गया। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में गमन करती है, वृत्ताकार पथ में गति करती है, तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। रैखिक गति का मतलब जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गमन करती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं, और जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार रास्ता पर गमन करती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अभी नंबर 3 देखते हैं। आपको बुक में सारा परिभाषा मिल जाएगा, आप उधर से कर सकते हैं। कंपन गति, ठीक है। कंपन गति क्या होता है? कंपन मतलब क्या होता है? कोई एक वस्तु है, अच्छा एक मान लो रबड़ को पहले हाथ में खींच लो, और रबड़ को जब खींचते हैं तो रबड़ ऐसे ऐसे मूव करता है कि नहीं करता है, ठीक है। हाथ में अगर एक रबड़ को ले लेते हैं और रबड़ को जब खींचते हैं तो रबड़ ऐसे ऐसे मूव करता है। या फिर गिटार का जो तार है उसको अगर एक बार ऐसे झनकार लगाते हैं तो वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। कंपन गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु अपने अवस्था से एक बार दाहिने या एक बार बाएं या फिर
एक बार ऊपर या एक बार नीचे, इसको बोलते हैं मध्यावस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्यावस्था। जब कोई वस्तु अपने मध्यावस्था के दाहिने बाएं या ऊपर नीचे गति करता है तो उसे कंपन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने मध्य अवस्था के दाहिने बाएं या ऊपर नीचे गति करता है तो उसे कंपन गति कहते हैं। सरकारी एग्जाम में क्या सवाल आता है? सरकारी एग्जाम में सवाल आता है कि पेंडुलम का गति किस तरह का गति है। 4 ऑप्शन दे देगा, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ये मोशन। ठीक है, तो पेंडुलम का जो गति है वो कंपन गति में भी आएगा। ठीक है, कंपन में भी आएगा, एक और होता है आवर्ती गति में भी आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ते हैं। दोलन गति। ये दोलन गति क्या होता है? दोलन गति को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, दोलन गति और कंपन गति में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है तो उसे दोलन गति ही कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पार्क में झूला जो लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो झूला भी तो ऐसे ऐसे मूव करता है, तो ये किसमें आएगा? दोलन में। ये दोलन कर रहा है। ठीक है, कंपन में क्या होता है ना, लीनियर पाथ रहता है, दोलन में कर्व्ड पाथ रहता है। ठीक है, पेंडुलम का जो गति है, ठीक है, पेंडुलम का जो गति है, पेंडुलम जो है वो ऐसे ऐसे मूव करता है, दोलन गति में। ठीक है, उसके बाद फिर कितना नंबर था ये? 4 नंबर। अभी नंबर 5। ठीक है, स्थानांतरण या चलन गति। अभी देखो, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है ना, बॉडी अपना पोजीशन चेंज करो। यहाँ पे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी का एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा बिंदु सी है, और ये बॉडी कुछ इस तरीके से मूव किया है। बॉडी एकदम वैसा ही है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी है, और बिंदु का बीच का जो दूरी है वो एकदम सेम है। मतलब स्थानांतरण गति या चलन गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु अपना स्थान को पूरी तरह से बदल देता है और वस्तु के बिंदुओं के बीच की दूरी में कोई अंतर नहीं होता। वस्तु चेंज नहीं होगा। वस्तु को ऐसा नहीं कि खींच के लंबा कर देना है, वस्तु को ऐसा नहीं कि खींच के चौड़ा कर देना है। वस्तु पहले जैसी थी वस्तु वैसे ही रहेगी, बस उसका जगह एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाएगा, और उसका जो बिंदु है ए बी सी डी, 1000 बिंदु भी ले लेंगे तो हर बिंदु के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो समान रहना चाहिए। इस तरह की गति को स्थानांतरण गति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर 6 आएगा आपका घूर्णन गति। ठीक है, अभी आया था वृत्तीय गति। वृत्तीय गति भी यहाँ बना देते हैं। वृत्तीय गति मतलब होता है वृत्ताकार पाथ में, जैसे कि पृथ्वी जो है वो एक वृत्ताकार तो नहीं है, उसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वृत्ताकार है पृथ्वी जो है, मान लो कि वृत्ताकार पाथ में मूव कर रही है, वृत्ताकार रास्ते में मूव कर रही है, तो इसको बोलेंगे वृत्तीय गति। घूर्णन गति में क्या होता है ना, बॉडी जो है ऐसे करके वृत्त वाला पाथ में नहीं घूमता है, खुद में घूमता है। ठीक है, बॉडी जो है ऐसे ऐसे करके खुद में घूमता है। ठीक है, एक मोबाइल ले लेते हैं। वृत्ताकार मतलब होता है ऐसे करके घूमना, वृत्त वाला रास्ता में। घूर्णन गति में क्या होता है, बॉडी खुद में ही घूमना है, ऐसे ऐसे घूर रहा है। ठीक है, घूर्णन गति का मतलब होता है, और कैसे घूर रहा है, अपना एक अक्ष, ये मान लो इसका अक्ष बना देंगे। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में ऐसे से घूमेगा। ठीक है, तो घूर्णन गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु अपने एक अक्ष के सापेक्ष घूमती है। ठीक है, हो गया घूर्णन गति। अभी एग्जाम में सवाल आता है वृत्तीय गति और घूर्णन गति में क्या अंतर है। वृत्तीय गति में वस्तु का स्थानांतरण होता है, घूर्णन गति में वस्तु का स्थानांतरण नहीं होता है, वस्तु वहीं पर रहती है। वृत्तीय गति एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष में होता है, घूर्णन गति अपना एक अक्ष के सापेक्ष में होता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि हमको गोलाकार रास्ता में दौड़ना है तो मैं दौड़ूंगा, और मान लो मेरे को घूमना है तो मैं सिंपल खड़ा होकर ऐसे घूमूंगा। ठीक है, तो अगर सिंपल खड़ा होकर घूमते हैं तो वो घूर्णन गति है, और रास्ते में अगर घूम रहे हैं तो वो वृत्ताकार गति है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, दूरी एवं विस्थापन। ये क्या है, दूरी एवं विस्थापन? दूरी एवं विस्थापन क्या है? एक पॉइंट है मान लो ए, दूसरा पॉइंट है मान लो बी। इससे अगर जाना है तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं,
ऐसे भी जा सकते हैं, मेरा मन है घूम के जाने का, ऐसे जाएंगे, या ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन में क्या होता है, ये वही पॉइंट मान लो ए है और ये वही पॉइंट मान लो बी है, ठीक है, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। सबसे छोटी दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को, अभी कुल लंबाई या तो सीधा भी हो सकता है, या टेढ़ा हो सकता है, या ऐसे घूम के हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी सरल रेखा है, उसको विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब समझ में आया। मेरा घर है मान लो एक जगह पे, और मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है इसके घर पे, ठीक है, ये मेरा घर है विशाल वी, और मुझे ट्यूशन पढ़ाने घर जाना है एच, ठीक है। तो मुझे ऐसे रास्ता लेना पड़ता है, ऐसे मैं गया और इसका घर थोड़ा ऐसे पड़ता है, ठीक है, तो मुझे ऐसे और ऐसे जाना पड़ता है। मान लो ये है 10 मीटर और ये है 5 मीटर, तो कुल दूरी कितना तय करना पड़ा, 10 + 5 15 मीटर। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा रास्ता होता जो मेरा और उसका घर को सीधा मिला देता, तो ये क्या हो जाता है, ये विस्थापन हो जाता। क्या हो जाता है, ये विस्थापन हो जाता। मतलब कि दो बिंदुओं की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। अभी विस्थापन निकालते हैं कैसे, ठीक है। दूरी का मतलब होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन का मतलब होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विस्थापन निकालते हैं कैसे हैं, ठीक है। मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। पहले मैं ए से बी गया, फिर मैं बी से सी गया। ये लंबाई मान लो 5 मीटर था और ये लंबाई मान लो कितना लें, अच्छा मान लो इसको 4 ले लिया, 4 मीटर, इसको मान लो 3 मीटर ले लिया, ठीक है। तो बताओ कि ए से सी का बीच का विस्थापन कितना। तो विस्थापन के लिए सबसे पहले इसको सीधा रेखा में मिला देंगे और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस का प्रमेय आप लोगों को याद ही होगा। पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग को याद ही होगा कि अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, सॉरी गलत बोल दिया, अंडर रूट लंबाई नहीं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर आयत का विकर्ण का फॉर्मूला है, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब 4 है। अभी के लिए लंब इसको ले लो, लेकिन मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके हिसाब से लंब चेंज होता रहता है। आधार इसको ले लो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 का रूट कितना होता है 5, ठीक है। तो इसका जो दूरी कितना हो गया, ए से लेकर सी तक का दूरी 5। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 5। अभी कुछ सवाल। एक लड़का है मान लो, ठीक है, वो एक वृत्ताकार ऐसे करके मार्ग है, इसमें दौड़ रहा है और इसका जो रेडियस है 7 मीटर है मान लो, ठीक है। तो बताना क्या है, दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। तो दूरी बताने के लिए वही फॉर्मूला है। अगर वो चारों तरफ घूम रहा है तो वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। और विस्थापन का फॉर्मूला, विस्थापन देखो, विस्थापन 0 हो जाए। क्यों पता है, क्योंकि वो लड़का अगर एक चक्कर लगा के वापस वहीं पे आ जाता है, मान लो मैं ही वो लड़का हूँ और मैं पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगा के वापस वहीं पे आ गया, तो वापस जब वहीं पे आ गया तो पहले बिंदु और दूसरी बिंदु वो तो वहीं पर है, तो उसके बीच की दूरी तो 0 हो गई ना। विस्थापन 0। दूरी कैसे निकलेगा, 2πr कर देना, करके दिखा देना। 2 × पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 60, 7 खत्म। मतलब मेरा जो है कितना हुआ दूरी, मैंने 44 मीटर की दूरी तय की, लेकिन मेरा विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। दूरी और विस्थापन की इकाई, ठीक है। दोनों की इकाई जो है सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है, एसआई सिस्टम में मीटर है। मतलब दूरी को मापना है या विस्थापन को मापना है, या तो हम मीटर में मापेंगे या फिर सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है। किलोमीटर ये सब जो है, ये सब बड़ी इकाई है। ये सुविधा बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिस्टम का जो यूनिट है वो एक सेंटीमीटर है और दूसरा मीटर है। सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि इसका नाम में देखो सी लगा हुआ है, सी फॉर सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम में मीटर, ठीक है। अभी बोलेगा यहाँ पे मीटर है तो यहाँ एम क्यों नहीं लिखा हुआ है, एम था, एम के सिस्टम में एम था, मैंने पिछले क्लासों में पढ़ाया हुआ है, सीजीएस सिस्टम एसआई सिस्टम, उसमें देख लेना, ठीक है। उसमें 4 और मौलिक इकाई को ऐड करके एसआई सिस्टम बनाएगा मीटर, ठीक है।